हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रीक एयरफोर्स की और टर्किश एयरफोर्स की, और डिस्कस करेंगे कि कैसे जो ग्रीक एयरफोर्स है उसको टर्किश एयरफोर्स पर फिलहाल के लिए एक एज है जो कि आने वाले कुछ समय तक रहेगा, और क्यों रहेगा ये हम टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे। तो जब से रफाल को इंडक्ट किया गया है ग्रीक एयरफोर्स या फिर हेलेनिक एयरफोर्स द्वारा, तब से टर्की ने अपना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जो गेम है उसको बढ़ा दिया है, और जो प्रायोरिटी रफाल को दी जा रही है हेलेनिक एयरफोर्स द्वारा, उसे ट्रॉल करने की कोशिश करी जा रही है ताकि उनके द्वारा ये शो किया जा सके कि अभी भी वो एक एज रखते हैं हेलेनिक एयरफोर्स पे या फिर ग्रीक एयरफोर्स पे, जबकि जो रियलिटी है वो फिलहाल के लिए इससे परे है। ऑल दो टर्की के खुद के प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर को डेवलप करने के लिए, जो कि TAI TFX प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो उस फाइटर का जो प्रोजेक्टेड इंडक्शन है वो 2029 तक का प्लान किया गया है, पर ये टाइमली हो पाएगा इसके चांसेस जो हैं वो कम दिखाई देते हैं। बाकी ये बात हम जरूर एक्सेप्ट करेंगे कि एवियोनिक्स के मामले में टर्की ने काफ़ी अच्छी खासी प्रोग्रेस करी है। साथ ही साथ कई एडवांस वेपन्स जो हैं वो भी ये लोग इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं। तो अगर आप फ्यूचर देखें वो टर्की का ग्रीस के मुकाबले ज़्यादा बेटर दिखाई देता है, पर अगर प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर ग्रीक एयरफोर्स या फिर हेलेनिक एयरफोर्स को टर्किश एयरफोर्स पर एक एज है, जिसे हम डिटेल में समझेंगे अपने प्रमोशनल पार्टनर के एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के बाद। तो अनअकैडमी का जो CDS का बैच कोर्स है वो चालू कर दिया गया है, और ये वॉरियर CDS 2 2022 के नाम से है, और ये 4 मई से ही चालू है और ये 14 अगस्त तक चलेगा। तो अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हैं तो बैच कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी दूसरे ऑफर्स की बात करें तो फ्री में आप CDS के वीकली मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, जो कि 3 मई से चालू है। यहाँ पर आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। एनरोल करने के लिए जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा रेफरल कोड याद रखिएगा, 10% डिस्काउंट के लिए मैट्रिक्स 10, और एनरोल करने के लिए भी आप हमारा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। बाकी आगाज़ के अंदर NDA का भी वीकली फ्री मॉक टेस्ट जो है वो चलाया जा रहा है, और ये 5 मई से ही चालू है। यहाँ पर आप मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट जो हैं वो दे सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, और एनरोल करने के लिए हमारा रेफरल कोड याद रखिएगा, मैट्रिक्स 10। ज़रूरी लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अगर आप दोनों एयरफोर्सेस को कंपेयर करेंगे, ग्रीक एयरफोर्स को या फिर टर्किश एयरफोर्स को, तो ये आपको ऑलमोस्ट नेक ऑन नेक दिखेंगी, जिसमें दोनों ही एयरफोर्स F-16 को ऑपरेट करती हैं, जो कि सबसे बड़े नंबर में इन दोनों एयरफोर्स के पास हैं। उसके बाद अटैक रोल में इनके पास F-4 फैंटम एयरक्राफ्ट हैं। पर अगर आप नंबर्स को देखेंगे इन फाइटर के, तो यहाँ पर टर्की के पास नंबर में थोड़ा सा एज है। टर्की के पास ऑलमोस्ट 250 F-16 हैं, वहीं पर ग्रीस के पास 100 F-16 कम है, जो कि 150 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर हम कंट्री स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन को छोड़ दें तो ये जो F-16 दोनों एयरफोर्स यूज़ करती हैं ये ब्लॉक 30 से 52 तक के हैं, जो कि C और D वेरिएंट है। वहीं पर अगर हम F-4 फैंटम 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। करीबन 15 एयरक्राफ्ट जो हैं वो टर्की के पास ज़्यादा हैं ग्रीस के कंपैरिजन में, तो 33-48 का डिफरेंस है। लेकिन दोनों एयरफोर्सेस की फ्लीट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो ग्रीक एयरफोर्स है वो अपने फ्रेंच एयरक्राफ्ट की वजह से कैपेबिलिटी में भी टर्किश एयरफोर्स को ओवरशूट करती है, साथ ही साथ नंबर्स में भी उसको मैच करती है। तो हेलेनिक एयरफोर्स के पास सबसे एडवांस मिराज 2000 के वर्जन्स हैं, जो कि मिराज 2005 मार्क 2 है। साथ ही साथ उनके पास डेसॉर रफाल है, वो भी F-3R वर्जन, जो कि सबसे लेटेस्ट है। तो करीबन 24 F-3R रफाल है जिनके नंबर जो हैं वो फ्यूचर में बढ़ सकते हैं, और ऑलमोस्ट 24 के आसपास इनके पास मिराज 2005 मार्क 2 भी है। बाकी पुराने 16 मिराज 2000 EGM है, जो कि एक्चुअली फ्रेंच एयरफोर्स को ये वापस बेच रहे हैं। तो ये नंबर जो है वो 24 पर ही रहेगा। बाकी सपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो टर्किश एयरफोर्स के पास बोइंग 737 पर बेस्ड E-7A अवैक्स हैं करीबन 4 के नंबर में। वहीं पर हेलेनिक एयरफोर्स के पास 4 के नंबर में साब एरियाई हैं। ऑल्दो E-7 जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा कैपेबल है, पर एरियाई भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। तो टर्किश एयरफोर्स और ग्रीक एयरफोर्स के जो F-16 हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर कैपेबिलिटी के हैं। तो रफाल से पहले जो डिबेट होती थी वो हेलेनिक एयरफोर्स के मिराज 2005 मार्क 2 और टर्किश एयरफोर्स के F-16 ब्लॉक 52 के बीच में होती थी, क्योंकि कैपेबिलिटी में ये दोनों एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट नेक ऑन नेक स्टैंड करते हैं। कई ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जहां पर मिराज 2005 मार्क 2 को एक प्लस पॉइंट है
और कई ऐसी जगह है जहां पर F-16 ब्लॉक 52 को प्लस पॉइंट है। और इसी कॉन्टेस्ट में कई वीडियोस भी अवेलेबल है ऑनलाइन जहां पर मिराज 2005 मार्क 2 और F-16 के बीच में डॉग फाइट हो रही है। और इन ज़्यादातर केसों में जो मिराज 2005 मार्क 2 है वो F-16 को डोमिनेट कर रहा है। इसके पीछे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि हेलेनिक एयरफोर्स खुद F-16 को ऑपरेट करती हैं, तो उन्हें इस एयरक्राफ्ट की कमज़ोरी और ताकत दोनों का अंदाज़ा है। तो उसके हिसाब से इन्होंने मिराज की जो टैक्टिक्स हैं उनको डेवलप करा होगा, जिसका फ़ायदा जो है वो इन्हें डॉग फाइट एनकाउंटर्स में मिला है। लेकिन फिर भी रफाल से पहले टर्की के पास नंबर में एडवांटेज था। रफाल के आने के बाद जो इक्वेशन है वो पूरी तरीके से चेंज रहती है, क्योंकि इससे पहले दोनों कंट्रियां जो है वो 4th जनरेशन के फाइटर्स को ऑपरेट करती थी। राफाल F3R जो है वो एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, तो इसकी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी, मनोवरिंग, वेपन कैरिंग कैपेसिटी, जैमिंग कैपेबिलिटी ये आउटमैच करती हैं किसी भी F-16 को जो टर्किश एयरफोर्स की सर्विस में है। तो अगर हेलेनिक एयरफोर्स द्वारा इसे स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है तो ये एयरक्राफ्ट डिजर्व करता है, क्योंकि ये सीधा सीधा एज प्रोवाइड करा रहा है हेलेनिक एयरफोर्स को टर्किश एयरफोर्स पे। क्योंकि एयर डोमिनेंस रोल में मीटियोर के कंपैरिजन में टर्की के पास कोई भी एयर टू एयर मिसाइल नहीं है। खुद की वो एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल डेवलप कर रहे हैं, पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप AMRAAM से कंपेयर कर सकते हैं। मीटियोर एक डिफरेंट कैटेगरी की मिसाइल है और दुनिया की सबसे घातक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो है वो मानी जाती है, जो कि अभी एक्टिव सर्विस में हो। बाकी टर्की का यहाँ पर जो काउंटर होने वाला था वो एक्चुअली F-35 होने वाले थे, लेकिन जब से इन्होंने रशिया से S-400 की डील करी है तब से अमेरिका के साथ जो इनके रिलेशन है वो ऑन और ऑफ मोड में चल रहे हैं। F-35 की जो डील है वो इनके द्वारा कैंसिल करी ही गई। साथ ही साथ ये F-16 के ब्लॉक 70 की डिमांड कर रहे हैं F-35 की जगह पर, जिसको लेकर भी जो चीज़ें हैं वो ऑन और ऑफ ही चल रही हैं और कोई श्योरिटी यहाँ पर नहीं है। तो इनके द्वारा खुद से एक अपग्रेड जो है वो प्लान किया गया है। जितने भी F-16 ब्लॉक 30 हैं उनको ब्लॉक 70 तक अपग्रेड करने के लिए, और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट लिबर्टी या फिर ऑसगोर। तो ये लोकल अपग्रेड होगा जहाँ पर लोकल एवियोनिक्स को लगाया जाएगा और कोशिश करी जाएगी कि इस प्लेटफॉर्म को ब्लॉक 70 लेवल तक का बनाया जाए। तो इसके लिए ब्लॉक 70 की तरह ही यहाँ पर कॉकपिट अपग्रेड किया जा रहा है, और जो यहाँ पर MFDs हैं उनको एसेल्सन द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ रेडार की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि एक 1000 TR मॉड्यूल्स वाला AES रेडार लगेगा, जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर पर बेस्ड होगा। कहा यह जा रहा है कि इस साल के अंत से ये रेडार जो है वो लगना चालू होंगे, पर इसके चांसेस कमी दिखाई देते हैं, क्योंकि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AES रेडार जो है उनको बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के इतने कम समय पर डेवलप कर पाना और टेस्ट करना, उसके बाद एयरक्राफ्ट में लगाना पॉसिबल नज़र नहीं आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये इतनी ही आसान पॉसिबिलिटी होती तो ये F-16 के ब्लॉक 70 वर्जन्स ना मांगते, उल्टा अपने ही वर्जन्स को खुद ही उस स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर लेते। तो ये बात हम ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने मॉडर्न ड्रोन्स बनाए हैं, एवियोनिक्स डेवलप कर रहे हैं, जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी है, पर जिस पेस से ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, जिसमें 5th जनरेशन फाइटर के डेवलपमेंट की भी बात शामिल है, वो थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है, जो कि क्लियरली नज़र आता है हर जेट के डेवलपमेंट में। वहीं पर अगर हम ग्रीस की बात करें तो रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगता है और ग्रीस के पास उतना पैसा नहीं है। टर्की की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो एक्चुअली ग्रीस से बेटर है, तो ग्रीस का प्रेफरेंस ये रहता है कि जो अपग्रेड्स हैं या वेपन्स हैं उनको डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया जाए, इंस्टेड ऑफ कि उन्हें कंट्री में ही बनाया जाए। तो जब इंपोर्ट की बात आती है तो गोल रियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मनी ही फैक्टर होता है, टेक्नोलॉजी जो है वो पहले से अवेलेबल होती है। तो जो ग्रीस की अप्रोच है वो ये है कि वो अपने F-16 को F-16V जो कि सबसे लेटेस्ट F-16 है उनके स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करेंगे। ये ब्लॉक 70 लेवल के F-16s हैं और इनमें AES से रडार लगा हुआ है, बेटर जैमिंग कैपेबिलिटी है, बेटर डेटा लिंक कनेक्टिविटी है, साथ ही साथ फुली अपग्रेडेड ग्लास कॉकपिट है। तो ये चीज़ टाइमली एग्जीक्यूट करी जा सकती है। तो इन अपग्रेड के मामले में भी जो हेलेनिक एयरफोर्स है वो टर्किश एयरफोर्स से आगे है। तो टर्किश एयरफोर्स की जो बेट है हेलेनिक एयरफोर्स के अगेंस्ट में वो इनका TFX फाइटर है, जिसको ये 2029 तक सर्विस में इंडक्ट करना चाहते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम नज़र आती है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप भी अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है। फर्स्ट फ्लाइट की बात बाद में आती है। तो प्रोटोटाइप के आने के बाद भी एक लंबा टेस्टिंग पीरियड चलता है, स्पेशली उस कंट्री के लिए जिसके पास प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने का। तो अगर ये सोचा जा रहा है कि 2 साल में एयरक्राफ्ट को
रोल आउट करके 5 साल में सारी टेस्टिंग करके सर्विस में इंडक्ट कर लिया जाएगा, तो ये काफ़ी अनरियलिस्टिक गोल रखा जा रहा है। तो अगर हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखें तो ये आसानी से कहा जा सकता है कि रफाल की वजह से हेलेनिक एयरफोर्स को फिलहाल के लिए एज है टर्किश एयरफोर्स पे, और ये एज जो है वो आने वाले कम से कम 8 साल तक रहेगा। उसके बाद चीज़ें देखने वाली होंगी कि रफाल F4 लिया जाता है हेलेनिक एयरफोर्स द्वारा की, और F-35 लिए जाते हैं टर्किश TFX के अगेंस्ट में। पर फिलहाल के लिए टर्की के पास कोई ऑप्शन नहीं है और उन्हें बैक सीट पर बैठना पड़ेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।